तो सर बी पार्ट में क्या पूछा है, वेदर योर आंसर वुड बी सेम यदि बी और सी ने 2017 में एक नया पार्टनर लिया डी एंड टेकन अ न्यू पार्टनर डी एंड देन फाइल अ सूट अगेंस्ट एक्स विदाउट फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तो सर सेक्शन 69 बोलता है नो सूट ऑन थर्ड पार्टी अनलेस द फर्म इज रजिस्टर्ड। सर फर्म तो रजिस्टर्ड है एंड द पर्सन सुइंग इज और हैज बीन शोन इन द रजिस्टर ऑफ द फर्म एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म। सर जो भी सूट फाइल कर रहे हैं पूरी पार्टनरशिप फर्म में फाइल कर रही है, तो सर ये बंदे को पार्टनर ऑफ द फर्म जैसे थोड़ी ना दिखाया गया है, ये बंदे को पार्टनर ऑफ द फर्म जैसे दिखाया नहीं गया है। इस वजह से ये सूट फॉर वांट ऑफ दिस सेक्शन 69 की रिक्वायरमेंट नहीं फाइल हो पाएगा, मेंटेनेबल नहीं होगा, इसलिए सूट इज नॉट मेंटेनेबल। D's नेम हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द फर्म्स। सर कोई पार्टनर मर गया और फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करा है अभी तक, तो भी बचे हुए पार्टनर्स, एक तो पार्टनरशिप फॉर्म अभी भी रजिस्टर्ड है, दूसरा बचे हुए पार्टनर्स जो हैं वो दे हैव बीन शोन एज मेंबर्स, बिल्कुल इसलिए सूट मेंटेनेबल रह जाएगा। और वैसे आप जानते भी हो यार, डेथ का तो और इंसॉल्वेंसी का कोई पब्लिक नोटिस देना जरूरी नहीं है, हाँ रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन सेक्शन 69 के कारण, सेक्शन 69 के कारण ये इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है कि सर फर्म रजिस्टर्ड है, अभी भी रजिस्टर्ड तो है, अभी इन्होंने पार्टनर ऐड कर लिया और इस बारे में वापस सही तरीके से रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म नहीं किया, तो अब सूट फाइल कौन कर रहे हैं सर, बी सी और डी तीनों फाइल कर रहे हैं। ऑल द मेंबर्स हैव नॉट बीन शोन इन द रजिस्टर ऑफ फर्म्स एज पार्टनर्स, फॉर दिस रीजन द सूट विल नॉट बी मेंटेनेबल। ये क्वेश्चन एग्जाम में शायद कर आया हुआ है या एमटीपी आरटीपी में कहीं आया हुआ है। मैंने आपको एक काम भी दिया था कि सर इस बार के जो एक आरटीपी और 2 एमटीपी आ चुके हैं, कृपया उनको करना स्टार्ट कर लो, समय ज्यादा नहीं बचा है। ठीक है चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चन भी जितने आप कर सकते हो ना, सबके साथ में मैंने आंसर भी दिए हुए आप लोगों को। ठीक है तो करना स्टार्ट करो। ये पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन इस बार के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि सेम क्वेश्चंस पिछली बार आ चुके हैं, मतलब सेम पैटर्न पे, क्या ये पार्टनरशिप है या नहीं है, नहीं सर ये क्वेश्चन इस बार के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। चलिए अब रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट अपना हो गया कंप्लीट, रजिस्ट्रेशन के बाद में अपने को चालू करना है डिसोल्यूशन वाला पार्ट। ठीक है डिसोल्यूशन 2 तरीके से देखना है सर, कैसे कैसे, एक तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या होती है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है। सर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं, इस चीज को बहुत अच्छे से ऑलरेडी समझते हैं और लॉ में भी 1-2 बार पढ़ चुके हैं, इसलिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सर डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि पार्टनर्स के बीच में जो एक रिलेशन है उसको खत्म कर देना। ठीक है जब कुछ ऐसा हो रहा है कि सर ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, इसमें से सी बाहर जा रहा है, इस पार्टनर के साथ में रिलेशन खत्म हो रहा है, तो यहाँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है, बाकी के पार्टनर्स मिलकर बिजनेस कैरी ऑन करेंगे, तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है इनके बीच में, चेंज इन रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स हो रहा है, मतलब एंड इन रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स हो रहा है। ठीक है बिजनेस जो है वो उसके बाद में भी मतलब कंटिन्यू किया जा रहा है, लेकिन एक से खत्म हो रहा है, या फिर कोई कोई इनकमिंग आ रहा है तो सबके रिलेशन वापस सेट हो रहे हैं। ठीक है कोई रिटायर हो रहा है, कोई डेथ हो रही है, कोई इंसॉल्वेंसी के कारण बाहर जा रहा है, तो सर एंडिंग ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है तो एंडिंग में ज्यादा अपने को इसको काम लेना है। ठीक है तो नया आदमी आ रहा है या एंडिंग के टाइम बाहर जा रहा है, तो अपन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म भी करते हैं, तो ये सब वर्ड्स हैं। ठीक है नाउ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है देयर इज अ severance of relationship between one partner and the others in the firm, so any change in the relations of the partners is called dissolution of partnership। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, any change in the relations of partners, सर चेंज में सब कुछ आ जाता है यार, इनके बीच में सर एक बाहर चला गया, so this is a change in relation of partners, so this is dissolution of old partnership and reconstitution of न्यू पार्टनरशिप, सेम पार्टनरशिप। ठीक है इसमें कोई एडमिट हो रहा है तो सर सबके वापस रेशियो चेंज हो रहे हैं, तो एनी चेंज इन द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स इज कॉल्ड
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप व्हेन देयर इज सिवियरेंस ऑफ रिलेशनशिप, एक तो टूट रहे हैं और वापस चेंज हो रहे हैं, तो वो सब डिसोल्यूशन के अंडर आता है। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है सर, ए बी सी और डी, dissolution of partnership between all the partners of a firm is called dissolution of the firm। सबके बीच में रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, then it's the dissolution of the entire firm, उसमें ये खत्म हो रही होती है। जबकि dissolution of partnership में ये खत्म नहीं हो रही होती है। dissolution of the firm में all the partners go out, there is no more relationship between the partners, ठीक है। जबकि इधर वन और मोर पार्टनर्स गो आउट और अ न्यू पार्टनर में कम इन, उससे उनकी रिलेशनशिप में चेंज आ जाता है, while other partners remain in the firm, ठीक है। इधर तो सारे बाहर निकल रहे होते हैं सर, अब कोई रिलेशनशिप नहीं है इनके बीच में, पूरी फर्म ही खत्म हो रही है, ये बड़ा टर्म है। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सर, वन और मोर पार्टनर्स गो आउट और अ न्यू पार्टनर में कम इन, बाहर भी जा सकते हैं एक या एक से अधिक लोग, और अंदर भी आ सकते हैं, जबकि बाकी के पार्टनर्स सेम रहते हैं। टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है सर। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, रिमेनिंग पार्टनर्स में कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ द फर्म, ए बी और सी थे, सी भाई साहब बाहर चले गए तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया, बाकी के पार्टनर्स फर्म का बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म, सर इन सब के पार्टनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह वगैरह जो भी है सब चेंज होगा, ठीक है। फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज भी रिवैल्यू होंगी, सब होगा, ये अपना हिस्सा लेके जाएगा, ये सारी कहानियां होंगी। इट डजंट इन्वॉल्व फाइनल क्लोजर ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म, लेकिन सर इसमें हमेशा के लिए फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स या दूसरी बुक्स का क्लोजर नहीं होता है। जबकि टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस इन क्लास ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में is completely stopped, business of the firm is completely stopped, assets realize कर ली जाती हैं, liabilities pay off कर दी जाती हैं, and the surplus is distributed among the partners according to their share in the firm's property, that is final closure of the books of the firm। yes sir। scope सर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का नेसेसरीली मतलब नहीं है कि वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा ही होगा, पूरी फर्म खत्म हो ये जरूरी नहीं है, एक दो लोग छोड़ के जा रहे हैं तो बाकी के लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब नेसेसरीली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता ही होता है। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। उसी तरीके से डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, but dissolution of partnership does not necessarily mean dissolution of the firm। every illegal agreement is void, but every void agreement is not illegal। दिग्नेश एक एग्जांपल दे इस स्टेटमेंट का। दिग्नेश, यस सर। इस स्टेटमेंट का एक एग्जांपल दे मेरे को। Every illegal agreement is void agreement, but every void agreement is not illegal। So, murder is illegal as well as void, but agreements with minor is only void, not illegal। Very good, wonderful, बिल्कुल सही बोला आपने। चलिए, तो सर ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, हर ये है पर हर ये नहीं है, वाइस वर्सा नहीं है, बिल्कुल सही है सर। सो अभी तक अपन ने डिफरेंसेस पढ़ लिए, इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सर डिसोल्यूशन फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, हो सकता है सेकंड और थर्ड चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है। फर्स्ट में केवल दो टॉपिक्स हैं, माइनर और कहते हैं ना म्यूचुअल एजेंसी वाला, ठीक है भाई। एज अब लॉजिकल थिंकिंग तो आंसर यही निकलता है, फिर तो कुछ भी दे रहे हैं इसलिए हम लोग तैयारी पूरी कर रहे हैं। कंटिन्यूएशन ऑफ रिलेशनशिप, फर्म में बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर द आउटगोइंग और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सो अब यहाँ पर फर्म रिकॉन्स्टिट्यूटेड हो सकती है, कंटिन्यूएशन ऑफ रिलेशन हो सकता है विद सम चेंज इन रिलेशनशिप, लेकिन यहाँ पर तो रिलेशनशिप ही खत्म हो रहा है फर्म के डिसोल्यूशन के टाइम, तो सर यहाँ पर अब कोई कंटिन्यूएशन ऑफ रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता है। एग्जांपल, A, B and C are partners, on death of B, A and C continue the business of the firm, there is a reconstitution of the firm with A and C, this is dissolution of partnership, not dissolution of the firm।
जबकि इसी में इन्होंने यदि ऐसा लिखा था कि किसी भी पार्टनर की डेथ पे पूरी फर्म खत्म कर दी जाएगी तो वो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाता। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ब्रिज बनाने के लिए वो उन्होंने पार्टनरशिप करी है, और जब वो ब्रिज बन जाएगा और पैसे आ जाएंगे तो अपने अपने प्रॉफिट्स लेके फर्म को डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म कर दिया जाएगा। अपॉन कंप्लीशन फर्म इज डिसॉल्व्ड एंड देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन देम। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का एग्जांपल। ठीक है, सो ये ध्यान रखना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के बीच में डिफरेंस। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। डिसोल्यूशन किस किस तरीके से हो सकता है? सर प्राइमरीली दो तरीके होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। सर कैसे? सबसे पहले तो डिसोल्यूशन हो सकता है विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, और सेकंड तरीका है विदाउट बाय, एक तो विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और एक विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, विद द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। सर विदाउट द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट चार तरीका है जिससे कि डिसोल्यूशन हो सकता है। डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, सारे पार्टनर्स मान गए कि है ना चलो यार अब इस फॉर्म को खत्म करते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका लॉ में कुछ बातें दी गई हैं जहां पर फॉर्म कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाती है, जहां पर फॉर्म कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाती है। जैसे कि पार्टनर की डेथ पे फॉर्म कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाती है, खुद लॉ लिख रहा है। पार्टनर की इंसॉल्वेंसी पे फॉर्म कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाती है, खुद लॉ लिख रहा है। अनलेस अदरवाइज एग्रीड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, इतनी जरूर उनको छूट दी गई है कि पार्टनर्स ने यदि अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि एक पार्टनर की डेथ पे भी बाकी के लोग कंटिन्यू करेंगे तो फिर वैसा हो सकता है। ठीक है, पर अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? कोर्ट के ऑर्डर के बिना कैसे कैसे हम लोग फॉर्म खत्म कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, सारे पार्टनर्स मान गए। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, ठीक है। इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल और ऑल बट वन पार्टनर। सर सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, अब तो आपका ये लिखा हुआ भी कोई काम नहीं आएगा कि है ना बाकी के पार्टनर्स मिलके फॉर्म चला लेंगे। अब सारे इंसॉल्वेंट हो गए भैया, इतने बुरे इन्होंने बुरी तरीके से धंधा किया कि सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, या एक को छोड़ के बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो गए, तो ये फॉर्म को कंपल्सरीली डिसॉल्व कर दिया जाएगा यदि वो एक अगले 6 महीने में नया पार्टनर नहीं लिया था। सर तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखो कैसे। पहला तो यदि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है पार्टनर की इंसॉल्वेंसी पे या डेथ पे, तो फिर क्या होगा? सर वो फॉर्म कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाएगी, कुछ प्रोविजन दिया हुआ ही नहीं है। दूसरा, यदि ये लिखा हुआ है कि सर इंसॉल्वेंसी या डेथ के कारण पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व नहीं होगी, बाकी के पार्टनर्स मिलके चलाएंगे, तो वो बाकी के पार्टनर्स मिलके चला सकते हैं। लेकिन यदि सारे पार्टनर्स ही इंसॉल्वेंट हो गए तो सर ये फॉर्म कंपल्सरीली डिसॉल्व कर दी जाएगी। एक को छोड़ के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गए, हाँ ये मौका जरूर मिल सकता है 6 महीने में दूसरा पार्टनर ले आओ, बट नहीं तो क्या होगा कि सर सारे पार्टनर्स बचे हुए पार्टनर्स मिलके चलाएंगे किसके साथ में? एक ये जो इंसॉल्वेंट नहीं है चलाएगा इसके साथ में, इसलिए फिर कंपल्सरीली डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, भले ही ऐसा लिख दिया कि रिमेनिंग पार्टनर्स वुड कंटिन्यू, अरे किसके साथ में कंटिन्यू करेगा भाई? ठीक है, नेक्स्ट कंपल्सरी डिसोल्यूशन में बिजनेस ऑफ द फर्म बिकमिंग अनलॉफुल। यदि एक फर्म का, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, यदि एक फर्म का एक ही बिजनेस है कि वो चरस गांजे में डील करती है जो कि अभी तक अनलॉफुल नहीं और लॉफुल है, सरकार ने कोई रोक नहीं लगाई है। अब एक ही बिजनेस था और सरकार ने आज से रोक लगा दी, अब से चरस गांजे में डील करना अनलॉफुल, तो इस फर्म का बिजनेस क्या हो गया? अनलॉफुल हो गया। जब इस फर्म का बिजनेस अनलॉफुल हो गया सर, तो फिर क्या होगा? अब इस फॉर्म को कंपल्सरीली वाइंड अप कर देना। ठीक है, लेकिन यदि एक पार्टनरशिप फर्म के दो लाइन ऑफ बिजनेस हैं, एक चरस गांजे में डील करने का और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में डील करने का, ठीक है सर, तो जब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में डील कर रहे हैं और चरस गांजे वाली लाइन अनलॉफुल भी हो गई है, इस कारण
इसकी अभी भी दूसरी लाइन ऑफ बिजनेस चालू है जो कि अनलॉफुल नहीं है, इस पार्टनरशिप फॉर्म को कंपल्सरीली बाइंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में बाकायदा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, सर कुछ कंटिजेंट इवेंट जैसे डेथ वगैरह जो भी है उनमें विदाउट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वाइंड अप करना पड़ता है, डिटेल्स देखेंगे अपन। अब चौथा बाय नोटिस, ये भी क्या पॉइंट है, इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि ये दो पॉइंट्स क्या है, ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज और बाय नोटिस, ठीक है। आइए ये दोनों पॉइंट्स देखते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, सर मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, सर दो मोड्स होते हैं, विद ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड विदाउट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। विदाउट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, सर डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑन सर्टेन कंटिजेंसीज एंड डिसोल्यूशन बाय नोटिस। हमको ये 2, 3 और 4 देखने बाकी है, ठीक है। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट जो है ना, उसमें सारे पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी, या फिर जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में दिया हुआ है कि सर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स यदि फर्म डिसॉल्व करना चाहते हैं, खुद कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, तो फिर सर सारे पार्टनर्स नहीं भी मान रहे लेकिन मेजॉरिटी मान रहे हैं, तो फिर आप डिसॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपने एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। if contract provides, firm majority of partners के डिसीजन से भी डिसॉल्व करी जा सकती है। कंपल्सरी डिसोल्यूशन बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल और वन पार्टनर्स बाय बिजनेस बिकमिंग अनलॉफुल, ये दोनों अपन देख चुके हैं। डिसोल्यूशन बाय हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसीज, सर ये कंटिजेंट इवेंट, यदि ये इवेंट आ जाते हैं तो फिर ये फर्म को वाइंड अप किया जा सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म किया जा सकता है। सर एक्सपायरी ऑफ द टर्म, इफ द पार्टनरशिप वाज फॉर अ फिक्स्ड टर्म, 5 साल के लिए बनाई गई थी, ठीक है, तो 5 साल के लिए बनाई गई थी, अब 5 साल खत्म हो गए तो फॉर्म अब कंटिजेंट इवेंट क्या हो गया, किस पे डिपेंड कर रहा है, फिक्स टर्म पे, फिक्स टर्म का टाइम पूरा हो गया तो अब इस फॉर्म को आप डिसॉल्व कर सकते हो, नंबर 1, ठीक है। हाँ यदि फिर भी कंटिन्यू करने का बाकी के सारे पार्टनर्स चाह रहे हैं तो ये पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी, पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाएगी फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ एडवेंचर, सर इफ इट वाज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप कि हम ये ब्रिज बनाने के लिए है, अब वो ब्रिज 5 साल में बने 10 साल में बने इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम ये ब्रिज बनाने के लिए है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, वो काम पूरा हो गया, पर्टिकुलर वर्क पूरा हो गया, देन पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड, ठीक है, क्योंकि अब वो काम पूरा हो गया, कंटिजेंसी क्या थी, उस काम का पूरा होना है या नहीं होना। सर इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर पे भी हो जाती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट यदि अदरवाइज प्रोवाइड करता है तो नहीं होती है। डेथ ऑफ अ पार्टनर पे भी हो जाती है, लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज प्रोवाइड कराता है तो फिर नहीं होती है। हाँ अदरवाइज में भी 2 ही जने हैं, एक की डेथ हो गई फिर भी लिखा हुआ है बाकी के पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सर 6 महीने का प्रोविजन मिलता जरूर है, लेकिन 6 महीने में नहीं हुआ तो फिर अब कंपल्सरीली आप वाइंड अप कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट डिसोल्यूशन नोटिस, अब जहां पर पार्टनरशिप एट विल है सर, पार्टनरशिप एट विल है, इच्छा पर डिपेंड कर रहा है, the firm may be dissolved by any partner giving notices writing to all the other partners of his intention to dissolve the firm, कि मैं फर्म खत्म करना चाहता हूँ, पार्टनरशिप एट विल है तो मुझे रोक नहीं सकती, जबकि पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स ड्यूरेशन में रोका जा सकता है, एक भी पार्टनर अड़ जाए ना तो वो फर्म को डिसॉल्व होने से रोक सकता है, until otherwise mentioned into the contract, ठीक है, मेजॉरिटी पार्टनर्स चाहे तो फर्म को बंद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप फॉर फिक्स ड्यूरेशन जब तक की कॉन्ट्रैक्ट में भी अदरवाइज नहीं दिया हुआ हो तब तक फिर पूरे जितने टाइम के लिए उतने टाइम तक कंटिन्यू करनी चाहिए, भले ही 1-2 पार्टनर अलग हटना चाह रहे हो, पर एक भी पार्टनर यदि मना कर रहा है तो उनको रुकना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि उसके भी कुछ रास्ते हैं, अभी डिसोल्यूशन थ्रू ऑर्डर ऑफ कोर्ट देखेंगे अपन, वहां पर रास्ते निकलेंगे, ठीक है। सो डिसोल्यूशन बाय नोटिस, सर पार्टनरशिप एट विल है, एक पार्टनर जो फॉर्म को डिसॉल्व करना चाह रहा है बाकी लोगों को नोटिस देगा और इस पार्टनरशिप फॉर्म को खत्म कर देगा। सर किस दिन से खत्म हुई भी मानी जाएगी, द फर्म इज डिसॉल्व्ड फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द नोटिस एज द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, इफ नो सच डेट इज मेंशन्ड, डिसोल्यूशन कब से इफेक्टिव है फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द नोटिस, जिस दिन से मैंने आपको कम्युनिकेट कर दिया उस दिन से
जिस दिन आपको कम्युनिकेट हो गया, या तो तारीख लिखी हुई हो डिसोल्यूशन वाले नोटिस में कि इस तारीख से मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ, उस तारीख से इफेक्टिव हो जाएगा, और या फिर जिस तारीख नहीं लिखी हुई है तो जिस तारीख को वो मिला उस तारीख से हो जाएगा। ठीक है, तो डिसोल्यूशन का आधा पार्ट कर लिया अपन ने। अब बाकी का ये जो आधा पार्ट है ये कल करते हैं, डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, और फिर इस चैप्टर को मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म में बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट करके खत्म करते हैं। फिर अपने को एक चैप्टर करना रहेगा, मतलब टॉपिक करना रहेगा, राइट्स ऑफ पार्टनर्स ऑन डिसोल्यूशन। पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या हैं और पार्टनर्स की लायबिलिटीज क्या क्या हैं ऑन डिसोल्यूशन, अपने को ये देखना रहेगा। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स बिटवीन पार्टनर्स अपॉन डिसोल्यूशन। ठीक है, ये सब क्या है, गार्नर वर्सेस मरे रूल, और ये जो है ये आपके अकाउंट्स में, हालांकि कोर्स में है या नहीं आई डोंट नो, बट मैं या तो प्रिया मिस या अर्चना मिस को बोलूंगा कि ये आपको करा दें, पिछली बार भी उन्होंने ही कराया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में पब्लिक नोटिस कहाँ कहाँ देना जरूरी है, कहाँ कहाँ देना नहीं जरूरी है, अभी इस चैप्टर में लगेंगे 1-2 दिन। ठीक है, पब्लिक नोटिस कहाँ कहाँ देना जरूरी है, कहाँ कहाँ देना नहीं जरूरी है, तो 2-1 दिन इस चैप्टर में और लगेंगे। उसके बाद में हम पार्टनरशिप के पूरे क्वेश्चन बैंक को करना, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक करना स्टार्ट करेंगे। और ये पीछे कुछ क्वेश्चंस तो दिए गए हैं, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस है बेटा, इनको करना, छांट छांट के लाए गए हैं अलग अलग जगहों से, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको करना। और जो आपका मंडे को टेस्ट है, कृपया उसकी तैयारी बहुत अच्छे से रखिए। ठीक है सर, दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर आज की क्लास यहाँ पर बंद की जाए।